हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम है संसद में विधायी प्रक्रिया। हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है आखिरकार ये कानून बनता कैसे है, क्योंकि हम सामान्य भाषा में कानून या विधेयक जिसकी बात करते हैं या फिर हम अधिनियम जिसकी बात करते हैं, सामान्य शब्दों में हम कई बार लॉ भी कह करके पुकारते हैं। तो ये संसद बनाती है, सभी जानते हैं। संसद बनाती कैसे है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो ये स्पेशल वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको कि अभी तक विधि निर्माण के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज हम उन सभी अनछुए पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर किसी की जानकारी में होने भी चाहिए। लीजिए तो शुरू करते हैं। देखिए, संसद में विधायी प्रक्रिया कह लीजिए या फिर विधि निर्माण प्रक्रिया कह लीजिए, एक ही बात होती है। कानून बनाने की प्रक्रिया को हम विधायी प्रक्रिया या फिर विधि निर्माण प्रक्रिया कहकर पुकारते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में विधायी प्रक्रिया एक समान होती है। अब जब हम दोनों सदन की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों सदन का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि दोनों सदन में जो प्रक्रिया है वो एक समान ही चलेगी, अलग अलग नहीं होगी, लोकसभा और राज्यसभा में। प्रत्येक विधेयक को प्रत्येक सदन में समान चरणों से गुजरना होता है। इसका मतलब एक सदन में जिस चरण से एक विधेयक गुजरता है और कानून का रूप लेता है, बस ठीक उतने ही चरणों में उसे दूसरे सदन में भी गुजरना होता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि दो सदन रखने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि एक सदन में अगर कोई भी कानून पारित किया जाता है, उसमें अगर कोई कमी हो तो दूसरा सदन उसे दूर कर सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम किसी भी चीज को छानने के लिए अगर हम फिल्टर लगाते हैं तो वो छन करके आता है, डबल फिल्टर लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा छन करके आता है। तो यहाँ डबल फिल्टर हो गया, एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उस पर गहनता से विचार करेगा, हो सकता है उसमें किसी प्रकार की कमी रही हो तो उसे वो दूर कर सकता है। इसीलिए आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों चरणों से वो सारी प्रक्रिया से उसको होकर गुजरना पड़ता है जो कि वो पहले सदन से होकर गुजरता है। अब यहां पर देखिए एक शब्द आया है विधेयक। विधेयक क्या है? जब कोई भी कानून बनने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है तो प्रस्ताव जैसे ही सदन में रख दिया जाता है उसे विधेयक कहा जाता है। और वो विधेयक जब पूरी प्रक्रिया से गुजरकर एक कानून का रूप ले लेता है तो हम उसे कानून या फिर हम उसे अधिनियम कह करके पुकारते हैं। तो एक विधेयक कानून के लिए वह प्रस्ताव है जो विधिवत अधिनियमित होने पर एक अधिनियम या कानून का रूप धारण करेगा। अर्थात विधिवत का मतलब है जब पूरे सदन, दोनों सदन से वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, वो कानून का रूप ले लेगा, तब तक वो क्या कहलाएगा? एक विधेयक कहलाएगा। प्रस्ताव, विधेयक, कानून, तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। प्रस्ताव की अगली स्टेज है विधेयक और विधेयक की अगली स्टेज है कानून, अधिनियम। ये देखिए, ये स्टेज आगे बढ़ रही है, तीर के निशान से पता चल रहा है। जब भी कोई भी प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति, जिसे हम प्रस्तावक कहते हैं, वो जब सदन में कोई प्रस्ताव रख रहा होता है, जब तक उसके हाथ में है वो एक प्रस्ताव है, वो एक प्रपोजल है। लेकिन जैसे ही सदन की अनुमति मिल जाती है, अर्थात सदन के अध्यक्ष की अनुमति मिल जाती है कि हाँ उसे अब सदन में प्रस्तुत कर दिया जाए, जैसे ही वो चरण में आता है तो वो एक विधेयक का रूप ले लेता है। और विधेयक जब पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाता है दोनों सदनों से तो वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। अब विधेयकों के प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्यतः आप देखेंगे विधेयकों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सार्वजनिक विधेयक, एक होता है निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक को हम सामान्य विधेयक भी कह करके पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं हम? सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक कह लीजिए और निजी विधेयक कह लीजिए, क्या फर्क है दोनों में? तो निजी विधेयक का मतलब तो हो गया वो विधेयक जो कि किसी एक सदन के व्यक्ति विशेष के द्वारा रखा जाएगा, जो कि सरकार का सदस्य नहीं होगा। और सार्वजनिक विधेयक वो होता है जिसे हम सामान्य विधेयक की बजाय सरकारी विधेयक कह सकते हैं। हम इसे सरकारी विधेयक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सरकारी विधेयक कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी विधेयक का मतलब है अगर वो सरकार की तरफ से रखा जा रहा है
और अगर वो सरकार के अलावा किसी अन्य सदस्य की तरफ से रखा जा रहा है तो हम उसे निजी विधेयक कह करके पुकार सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें कि सरकार किसकी है, तो एनडीए की है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके साथ एक पूरी कैबिनेट है। तो अगर वो मंत्री परिषद की तरफ से रखा जा रहा है वो सरकारी विधेयक है। लेकिन अगर वो किसी अन्य, जैसे मान लीजिए इस समय विपक्ष में राहुल गांधी जी बैठे हैं, उनके द्वारा वो प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो वो किस विधेयक में आएगा? निजी विधेयक में आएगा। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। अब हम विधेयकों का वर्गीकरण करते हैं तो हम 4 भागों में इसको बांटते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अभी जब मैंने पिछले पैनल पर आपको सामान्य विधेयक लिखा था या साधारण विधेयक बताया था, तो तुरंत चेंज करते हुए उसे मैंने क्या किया था, उसे मैंने सरकारी विधेयक बताया, क्योंकि वो स्पेशली सरकार की तरफ से रखा जा रहा है, इसलिए उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम 4 भागों में, 4 श्रेणियों में बांट करके इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो साधारण विधेयक सबसे पहला आ रहा है, जिसका मतलब क्या है? वित्तीय विषयों के अलावा, वित्तीय विषय का मतलब है जिसमें धन, पैसा, वो वित्तीय कहलाता है। अगर इसके अलावा दूसरा कोई भी विषय है, जैसे मान लीजिए शिक्षा पर कोई कानून बनाना है, चिकित्सा पर कोई कानून बनाना है, तो शिक्षा है, चिकित्सा है, कृषि पर कोई कानून बनाना है, तो वो सारा तो क्या हो जाएगा? सामान्य विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसे तो हम कहेंगे साधारण विधेयक। लेकिन अगर वो साधारण विधेयक के अलावा है, जिसमें कहीं ना कहीं धन, पैसा, रुपए, इनकी बात आई है, तो उसे हम धन विधेयक और वित्तीय विधेयक कहकर पुकारते हैं। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक दोनों में एक डिफरेंस होता है, एक फर्क होता है। वो आप देख सकते हैं कि अगर कराधान, कराधान का मतलब होता है कर लगाना, टैक्स लगाना, सार्वजनिक व्यय करना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे खर्चे सरकार के द्वारा किए जाते हैं, वो चाहे सड़क निर्माण पर हो, पुल निर्माण पर हो, वो चाहे रेल के जो ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं उनके लिए हो, वो चाहे और किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, भवन बनाए जा रहे हैं उनके लिए हो, तो सारे खर्चे जो होते हैं वो आते हैं धन विधेयक के अंतर्गत। लेकिन वित्त विधेयक के अंतर्गत वो मामले आते हैं, वित्तीय मामले, जिनका संबंध धन विधेयक से नहीं है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में एक डिफरेंस होता है। जब हम धन विधेयक की बात करेंगे तो वहां और विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करेंगे। और संविधान संशोधन विधेयक का मतलब होता है जब संविधान में बदलाव के लिए आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अगर आप कोई संशोधन कर रहे हैं तो फिर उसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहकर पुकारते हैं। अब यहां पर मैं आपको विधेयक के प्रकारों में सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक जो है उन दोनों में एक डिफरेंस बताना चाहता हूं। वो डिफरेंस क्या है? अभी मैंने क्या कहा था, सार्वजनिक विधेयक को हम सरकारी विधेयक भी कह करके पुकारते हैं। तो सीधी सी बात है, सरकारी और निजी विधेयक में क्या डिफरेंस है? तो यहां सबसे पहला डिफरेंस है, संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। सरकारी विधेयक है और सरकार किसकी है? सरकार में मंत्री परिषद आती है, तो इसका मतलब अगर किसी भी मंत्री की तरफ से रखा जा रहा है तो उसे हम सरकारी या फिर सार्वजनिक विधेयक कहेंगे। लेकिन अगर वह किसी ऐसे सदस्य के द्वारा पेश किया जा रहा है जो कि सरकार में शामिल नहीं है, जो कि मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, तो वो निजी विधेयक होगा। यह सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को दर्शाता है। सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को दर्शाने का मतलब यह है कि सरकार कौन सी नीतियां अपना रही है, किन नीतियों को बना रही है। जब भी वो कोई कानून पारित करना चाह रही है तो उन कानूनों में सरकार की वो नीतियां दिखाई देती है। जैसे कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आना चाहती है, भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाना चाहती है जिससे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, यानी कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, या फिर यूसीसी जिसको हम कहकर पुकारते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहकर पुकारा जाता है। अगर इस प्रकार का कोई भी कानून नियम बनना है तो सरकार की नीतियों को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे कानून जो सरकार की तरफ से रखे जाते हैं वो सरकार की नीतियों को दिखाते हैं। सदन में इसके पारित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। निश्चित रूप से सरकार क्या है, मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, तो जब वो प्रस्ताव रखा जाएगा उसे पारित भी होना है, ये तय है, मानकर चलिए। तो इसे पारित कराना आसान होता है। इसे सदन में पारित करने के लिए केवल 7 दिन पहले ही आपको सूचित करना होता है। मात्र 7 डेज पूर्व, यानी कि 7 दिन पहले अगर आपने सूचित कर दिया कि हम ऐसा कोई भी प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो 7 दिन बाद आप वो प्रस्ताव रख सकते हैं। इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, यानी कि ढांचा जो तैयार होता है इस कानून का वो किसके द्वारा होता है? जैसे शिक्षा से संबंधित कोई कानून बन रहा है तो संबंधित विभाग का मतलब शिक्षा मंत्रालय हो गया, चिकित्सा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या XYZ जो भी है वो मंत्रालय, और साथ में
इसमें विधि विभाग, जो कानून बनाने वाला विभाग है, कानून का जो जानकार विभाग है, उन दोनों की सहमति से ये मसौदा तैयार किया जाता है, ये ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। यहां आप देखें, आप निजी विधेयक सरकार के अलावा किसी अन्य सदस्य की तरफ से पेश किया जाता है। यह सार्वजनिक मामलों पर राजनीतिक दल के मत को दर्शाता है, यानी कि मान लीजिए इस समय विपक्ष के द्वारा, वो चाहे कांग्रेस है, वो चाहे समाजवादी पार्टी है, वो कोई और पार्टी है, अगर वो ऐसा कोई कानून लाना चाह रही है, वो प्रस्ताव रख रही है, तो इसका मतलब वो दल की क्या सोच है, उस सोच को दर्शाने के लिए होता है, जबकि ये सरकार की नीतियों को दर्शाने के लिए होता है। सदन में इसके पारित होने की संभावनाएं काफी कम होती है। कारण क्या है? इनके पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो पारित कैसे किया जाएगा? इसे सदन में पारित करने से 1 महीने पहले सूचित करना होता है, जबकि उसको केवल 7 दिन पहले ही सूचित करना होता है। इसका मसौदा संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है, न कि यहां पर जो सरकार के पास तो एक विभाग है, विधि विभाग प्लस मंत्रालय, लेकिन यहां इनके पास वो मंत्रालय नहीं है, तो संबंधित सदस्य ही इसका मसौदा तैयार करता है। विधेयकों का वर्गीकरण, अब हम यहां पर जो है विधेयकों के वर्गीकरण की चर्चा तो कर चुके हैं, हम यहां पर बात करेंगे साधारण विधेयक जो होता है ना, उस साधारण विधेयक को आप किस प्रकार से पारित करते हैं, पारित करने का तरीका क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम वाचन। कोई भी विधेयक जब पारित होता है, कानून बनता है, उसको अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग वाचन से होकर के गुजरना होता है। पहला वाचन क्या है, इसे क्यों प्रथम वाचन कहते हैं? देखिए जरा, इसे सदन में, किसी भी सदन में, यानी कि संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, या तो मंत्री रखेगा या फिर अन्य सदस्य। यानी कि जो साधारण विधेयक है जिसमें धन का कोई मामला नहीं है, जो वित्त और धन विधेयक से अलग है, वो कोई भी मंत्री भी रख सकता है और वो कोई गैर मंत्री यानी कि कोई अन्य सदस्य भी रख सकता है, और दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी उसे रखा जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल का परिचय और राजपत्र में इसका प्रकाशन बिल का पहला वाचन कहलाता है। जब आपने रख दिया तो आपको इसका परिचय देना होता है कि ये कानून आप क्यों पास करवाना चाहते हैं, और बाद में उसे कहां पर, जो हमारा राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित भी करवाया जाता है। प्रकाशित करवाने की वजह से यह सबके पास पहुंच जाता है, जो भी इस पर अपनी राय देना चाहता है वो इस पर अपनी राय दे सकता है। तो इस तरह से ये पहला वाचन पूरा होता है। उसके बाद दूसरा वाचन शुरू होता है। इस दूसरे वाचन में आप देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वाचन कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण दौर जो है किसी भी विधेयक को कानून बनाने का, वो यही दौर है। यहां पर आप देखेंगे एक सामान्य चर्चा का चरण चलता है। इस स्तर पर सदन निम्नलिखित 4 कार्यों में से कोई भी काम कर सकता है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि इस समय यह लोकसभा में है, तो लोकसभा में जब वो द्वितीय चरण में आएगा तो लोकसभा इसे क्या क्या कर सकती है इसके साथ। सबसे पहला, यह बिल को तुरंत या किसी अन्य निश्चित तिथि पर विचार कर सकती है, यानी कि या तो आज ही विचार कर लिया जाए या कोई तिथि घोषित कर दी जाए कि जिस पर इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहला तो यही काम हो सकता है। दूसरा, यह विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजा जा सकता है, जिसका काम होता है विधेयक को एक विधिवत रूप देना, यानी कि एक प्रस्ताव जो होता है वो सामान्य शब्दों में हम कहें, एक परिचय जो प्रथम वाचन में दिया जा रहा है वो होता है कि इस संबंध में बिल बनाना है, इस संबंध में कानून बनाना है। लेकिन कानून की बारीकी हर कोई नहीं जानता है, तो कानून की बारीकी के लिए उसे भेज दिया जाता है प्रवर समिति के पास में। यह विधेयक 2 सदनों की संयुक्त समिति के पास भी भेजा जा सकता है। या तो तुरंत चर्चा हो जाएगी या कोई डेट डिक्लेयर हो जाएगी चर्चा के लिए, या उसे भेज दिया जाएगा किसी प्रवर समिति के पास या इसे संयुक्त समिति के पास, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समिति को हम संयुक्त समिति कहकर पुकारते हैं, उसके पास भेज दिया जाएगा। यह जनता की राय जानने के लिए इस विधेयक को जो है वो परिचालित भी किया जा सकता है। अगर लगता है कि इस विधेयक पर जनता की राय जरूरी है तो जनता की राय के लिए भी इसको प्रकाशित करवाया जा सकता है। अब विचार चरण। विचार चरण का मतलब यह है कि सदन चयनित समिति के विधेयक प्राप्त, चयनित समिति का मतलब मान लीजिए उसे किसी समिति के पास भेजा गया था जो कि उसको कानूनी रूप दे रही है। समिति ने कानूनी रूप दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून बन गया है, अभी तो उस पर चर्चा होगी, वो वापस सदन में रखा जाएगा। तो समिति के पास से वो सदन में आएगा, सदन में उस पर जो है वो बातचीत होगी, विचार होगा। चयनित समिति से विधेयक प्राप्त करने के बाद उसके खंड दर खंड विधेयक के प्रावधानों पर विचार होता है। जितने उसके खंड है, एक एक खंड पर सारे सांसद अपने अपने विचार रखते हैं। मान लीजिए वो लोकसभा में है
तो जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उस पर अपने विचार रखेंगे, खंड दर खंड उस पर चर्चा होती है, प्रत्येक खंड पर अलग से चर्चा और मतदान किया जाता है। ये भी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही चरण है। उसके जितने खंड है प्रत्येक खंड पर बहस भी होती है और प्लस इस पर मतदान भी करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कानून के जितने खंड है उसमें से कोई एक खंड जिस पर सभी ये राय रखते हैं कि ये कानून बनना चाहिए, कोई खंड ऐसा है जिस पर शायद कुछ लोगों की अलग राय हो, इसलिए प्रत्येक खंड पर एक राय भी ली जाती है, मतदान भी करवाया जाता है। तीसरा वाचन, इस स्तर पर बहस बिल की स्वीकृति या अस्वीकृति तक सीमित रहती है। यानी कि तीसरा वाचन जो होता है वो बस एक तरह से फॉर्मेलिटी होता है, जहां पर आप उसे स्वीकृत करना चाहते हैं, अस्वीकृत करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेन वाचन था वो द्वितीय वाचन था, वहां पर उस पर खंड दर खंड परिचर्चा, खंड दर खंड उस पर जो है वो चर्चा हो चुकी है। अब यहां पर केवल स्वीकृति या अस्वीकृति बस यहीं तक सीमित रहेगा। यदि उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाला अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में है, जैसे मान लीजिए उपस्थित सदस्यों की संख्या उस दिन जो है, उपस्थित सदस्य उस दिन मान लेते हैं कि 400 है, ठीक है। 400 में से आधे से अधिक कितने हो जाएंगे? तो आधे से अधिक हो जाएंगे 201। कम से कम 201 सदस्य उसके पक्ष में आ जाए, और जो मतदान कर रहे हैं, उपस्थित होना ही पर्याप्त नहीं है, उपस्थित प्लस मतदान करना, तो मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक हम कह सकते हैं कि एक विशेष बहुमत के लिए अनिवार्य होता है। और जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं, जब उस पर विशेष बहुमत होना हो, तो फिर उसमें 2/3 सदस्यों की राय ली जाती है। उसके पक्ष में 2/3 सदस्य, आधे से अधिक प्लस 2/3 सदस्य होने चाहिए, ठीक है ना। किसी विधेयक को संसद द्वारा, अच्छा हाँ, एक चीज और मैं वापस यहां पर एक बार रिपीट करूंगा। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एक साधारण बहुमत से कानून को पारित करना है, साधारण बहुमत की अगर जरूरत है कानून को पारित करने के लिए, तो साधारण बहुमत का मतलब तो यही हुआ कि जो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उसमें आधे से अधिक सदस्य, 400 में से केवल 201 स्वीकृति दे देंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत एक अलग प्रक्रिया होती है। विशेष बहुमत पर हम चलेंगे, अभी यहां जरूरत नहीं है, आगे चर्चा करेंगे जब हम संविधान संशोधन की बात करेंगे। तो यहां हो गया, किसी विधेयक को संसद द्वारा तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदनों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसे पारित कर दिया जाए। कोई भी कानून तब कानून कहलाता है जब दोनों सदनों से वो पारित हो जाए और साथ ही साथ राष्ट्रपति की भी उस पर स्वीकृति मिल जानी चाहिए। द्वितीय सदन में विधेयक पहले सदन से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन के पास में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में किस प्रकार से विधेयक पारित होता है ये भी देखिए। दूसरे सदन में भी विधेयक 3 चरणों से होकर गुजरता है, सेम वही चरण जो प्रथम सदन में थे। पहले सदन द्वारा भेजे गए बिल को पास करें। अब देखिए 3 चरण तो हो गए, लेकिन 3 चरण होने के बाद ये दूसरा सदन क्या कर सकता है? तो दूसरा सदन देखिए, पहले सदन द्वारा पारित बिल को पास करे, यानी कि जैसा आया वैसा पास कर दे बिना संशोधन के। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, ऐसे मामले में बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे भेज दिया जाता है। जैसे ही जिस रूप में आया उस रूप में दूसरे सदन ने पारित कर दिया, उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करें और इसे पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। तो पहली कंडीशन में क्या होगा? एक सदन से दूसरे सदन में आया, दूसरे सदन ने उसे हूबहू पारित कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया। दूसरी कंडीशन ये बनती है, आया उसमें संशोधन किए, और निश्चित रूप से जब संशोधन होंगे तो वो पहला सदन जिसने पास करके भेजा है उसके पास भेजा जाएगा, तो वो उस सदन के पास वापस भेज दिया जाएगा। और या फिर बिल को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि ये कानून बनेगा, तो दूसरा सदन उसको पूरी तरह से खारिज भी कर सकता है। कोई कार्यवाही न करे और इस प्रकार बिल को लंबित कर दे, कोई कार्यवाही नहीं करे, तो इसका मतलब वो अपना आप ही बिल लंबित हो रहा है, उसमें देरी हो रही है जब कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। तो दूसरा सदन, यदि दूसरा सदन बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है या 6 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो 6 महीने अधिकतम अवधि होती है दूसरे सदन के पास किसी भी बिल को रखने की। एक गतिरोध उत्पन्न माना जाता है कि भाई सदन नहीं चाह रहा है उसको पारित करना, इसका मतलब इसके लिए एक संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता है। राष्ट्रपति इस पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा का यह अधिवेशन होता है, और इस संयुक्त अधिवेशन में क्या हो सकता है ये देखिएगा जरा। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब राष्ट्रपति की सहमति पर आ जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन में साधारणतः ये होता है
कि लोकसभा जिस रूप में उसे चाहती है उस रूप में पारित हो जाता है। कारण यह है कि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है। अब राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? संसद के दोनों सदनों द्वारा अकेले या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अंतिम छाप, अंतिम मोहर जो उस पर लगती है वो राष्ट्रपति की लगती है। अब देख सकते हैं राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं कि लीजिए साहब आया है, पास कर दिया, फाइनल। विधेयक पर अपनी सहमति रोक भी सकते हैं, यानी कि रोक दिया, नहीं देना चाहते हैं सहमति। सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस भी भेजा जा सकता है, जिस सदन से आया उस सदन में वापस भी जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास केवल निलंबन वीटो है। निलंबन का मतलब होता है वो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसे खारिज नहीं कर सकता। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर दूसरी बार हूबहू उसी हालात में राष्ट्रपति के पास में विधेयक आ गया तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। तो यहां पर आपने आज के इस वीडियो के अंदर एक कानून किस प्रकार से बनता है इस प्रक्रिया को समझा। दो सदनों में कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें दोनों सदन क्या क्या कर सकते हैं और राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। हम इसी प्रकार से अगले वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं धन विधेयक किस प्रकार से पारित किया जाता है। तो मुलाकात आपसे एक बार फिर अगले वीडियो में होगी। थैंक यू सो मच।